सो इन दिस दैट सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, दैट अनहेल्दी सिचुएशन कैन बी अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑल्सो, कि यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो उनका जो इफेक्ट है डिसीजन लेने में वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मिनियोरिटी. सो एज द above storyboard illustrate, every society is prone to the tyranny of the majority. मतलब ये जो मेजोरिटी का जो इफेक्ट है, रूल्स ऑफ मेजोरिटी है, ये इफेक्ट करता है किसी भी सोसाइटी को. बट in our constitutions usually contains rule that ensure the minority are not excluded from anything that is routinely available to the majority, कि minority को exclude नहीं किया जाएगा majority से decision making में. okay, now this can refer to the one community dominating other, inter community domination. और कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेट ऑफ रूल ऐसे भी रखे गए हैं कि जो मिनॉरिटी है वो, जो मेजॉरिटी है वो मिनॉरिटी को इफेक्ट नहीं करेगी, और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या नहीं करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी. लाइक मेजॉरिटी मिनॉरिटी को डोमिनेट नहीं करेगी. नाउ इन थर्ड सिचुएशन अगेन वन स्टोरी इज शोन इन स्टोरी बोर्ड. इसमें क्या बताया हुआ है, वन गर्ल है, ही वॉन्ट्स टू वॉच अ टीवी शो जो कि उसका फेवरेट है, बट उसके 2 चैप्टर्स रहते हैं. वो टीवी शो भी देखना चाहती है और वो चैप्टर को भी कंप्लीट करना चाहती है, बट उसकी जो फैमिली है ये डिसीजन लेती है कि कोई भी प्रोग्राम को नहीं देखेगा. Now the third significant reason why we need a constitution is to save us ourselves. मतलब हमें भी बचाना है कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी गलत जो डिसीजन है उसको लेने के लिए. This may sound strange, but what is meant by this is that we might have time feel strongly about an issue that might go against our large interest, and the constitution दिस. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गलत जो रूल लेने से भी बचा सकता है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल दैट कंट्री, जो कि हमें, जो कि सोसाइटी के लिए जो हार्मफुल हो वो वाले डिसीजन लेने में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेव कर सकता है. नाउ इन दिस वी रेड नंबर 1 जो हमने रीड किया है, दैट इज कि जो एक पावरफुल पर्सन है वो किसी वीक पर्सन को डोमिनेट नहीं कर सकता. और नंबर 2 पे है कि जो रूल ऑफ मेजॉरिटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेफ गार्ड दिया हुआ है कि जो मेजॉरिटी है उसका ही रूल नहीं चलेगा, मिनॉरिटी की भी सुनी जाएगी. और थर्ड है कि जो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी. जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ let's move towards the next topic, the Indian Constitution's key feature. Now इसमें बताया हुआ है कि बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थे. लोग क्या कर रहे थे, अपनी फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश रूल से. और जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कॉलोनियल रूल सेटअप किया हुआ था. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया के पार्ट पे अपना सारा अथॉरिटी को सेट किया था. और like what remained to be done that was to work out the way in which a democratic government would be set up in India. और ये जो कॉलोनियल रूल सेटअप किया हुआ था इसके बाद जो इंडियन लीडर थे वो क्या चाहते थे कि एक सेट ऑफ रूल बनाना चाहते थे कंट्री में, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाना चाहते थे. वो क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री लाना चाहते थे, क्योंकि
इससे पहले क्या था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन इंडिया में सेटअप किए हुए थे, वो अपनी चलाते थे, लोगों की नहीं चलती थी। नाउ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं ये 300 पीपल ने मिलके एक कमेटी बनाई थी मेंबर्स की, जिसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये 46 में बननी स्टार्ट हुई थी और इसके बनने में 3 ईयर लग गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका एक काफ़ी बड़े टास्क था इसका, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, इनमें मुस्लिम लोग थे, इनमें हिंदू लोग थे, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग थे, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, उनकी रिलीजन डिफरेंट था, उनका जो कल्चर था वो सारा कुछ डिफरेंट था। और इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। और ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन जो हुई थी, ठीक है, सो सम ऑफ द princely states remain undecided about their failure and the social economic condition of the vast mass of people appeal dismal। और ये जो सिचुएशन थी वो उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने एक उनकी लाइक अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कुछ रिटर्न प्रिंसिपल्स रखे गए, एक बुक जो जिसमें सब कुछ लिखा गया उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, सब कुछ मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रख के ये सारा कुछ जो था वो डिसीजन लिए गए। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये रिटन फॉर्म में थे, विजनरी डॉक्यूमेंट थे। और ये जितने भी जो नेशंस हैं, जितने भी उनके जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, किसी भी रेस के हों, जेंडर के हों, उन सबको माइंड में रख के ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे। नाउ देयर आर सम प्रिंसिपल्स, सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है वेयर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लाइक इंडिया वी हैव अ गवर्नमेंट ऑफ फर्स्टली सेंटर की गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, फिर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, फिर जो थर्ड लेवल पे आ जाती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल की पंचायती राज, फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन पंचायती राज। ये 3 टायर्स ऑफ सिस्टम होता है। ये जो ये सब ये है, ये आपने क्लास 6th और 7th में आपने ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। नाउ नेक्स्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लिए डिसीज़न लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई डिसीज़न नहीं ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पावर को एंजॉय करती है, वो भी अपनी पावर ले सकती है अपनी स्टेट के गवर्नमेंट के लिए, इश्यूज़ के लिए जो भी उसकी गवर्नमेंट में होते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। मतलब जो हर गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो क्या करती है अपनी स्टेट के लोगों के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है। ये 3 टायर ऑफ सिस्टम होता है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। नाउ अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ फेडरलिस्ट गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो इंडिया के सभी जो लोग हैं, वो जो इंडिया में जो लाइक लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं लोगों के लिए, वो सब लोग उनको क्या है फॉलो करने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट consist of representatives who are elected by the government.
टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. दिस टॉपिक इज ऑलरेडी यू हैव रेड इन 6th and 7th क्लास गवर्नमेंट की जो इंडिया में क्या है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें कि एक अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. And India's guarantee a universal adult suffrage for all citizen means universal adult franchise. It means that ki the person who is 18 years of age or above can cast the vote. उसको क्या हक है, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का हक है. वो अपना वोट दे सकता है और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है. और एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल. ये आपने 6th और 7th क्लास में भी रीड किया है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करता है, फिर वो आगे गवर्नमेंट फॉर्म करता है. ये जो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट है थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर. So according to constitution there are 3 organs of the government. First है legislative, then executive and third is judiciary. legislative होता है जो set of rules को बनाते हैं और ये जो executive होते हैं जो उनको apply करते हैं. और जुडिशरी वाले ये देखते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये अंडर प्रोविजन या अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहे हैं या नहीं. और ये जो पावर है इन तीनों जो ऑर्गन्स की पावर है ये डिफरेंट होती हैं. कोई भी एक दूसरे की पावर में क्या नहीं कर सकता है, लाइक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. नाउ एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज. जितने भी लॉज को जो इम्प्लीमेंट करना है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो गवर्नमेंट को रन करते हैं. और जो जुडिशरी होते हैं ऑफ विच यू विल रीड अबाउट इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक, जो कि क्या करते हैं, जो सारा कोर्ट का जो वर्क है वो सिस्टम जो है लॉ का वो देखते हैं. और वो देखते हैं कि कोई लोग पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर वो मिसयूज़ करते हैं तो उनको जो जुडिशरी है वो पनिश करती है. ना थर्ड है फंडामेंटल राइट. द फंडामेंटल राइट टॉपिक आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो of this topic for all the students. Now the section of fundamental right has been referred to the conscience of the Indian Constitution. ये जो फंडामेंटल राइट है ये conscience का मतलब ये आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. जो ये कॉलोनियल रूल में क्या किया था, उन्होंने लाइक सब अपने अंडर कर लिया था और लोगों के सर्टन कुछ मीन्स की इम्पैक्ट डाला था. उन्होंने सारी जो गवर्नमेंट है उसको अपने अंडर कर लिया था. इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये लोगों मतलब माइंड में रख के बना कि ये किसके लिए बनना चाहिए, लोगों के लोगों के लिए बनना चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए बनना चाहिए. सो फंडामेंटल राइट क्या करता है, लोगों के हक को प्रोटेक्ट करता है और स्टेट को पावर देता है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज देयर अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल. मतलब लोगों ये स्टेट को गारंटी देता है इंडिविजुअल्स के जो लोगों के हक हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. नाउ इन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स. मतलब हर एक सिटीजन को हक है कि उस जो राइट्स हैं उसको क्लेम करने का, अगर उसको नहीं मिल रहा है उनको क्लेम करने का. और सेकंड है कि दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ. और सेकंड है दीज राइट मस्ट बी, और हर एक जो अथॉरिटी है अपॉन एवरी अथॉरिटी हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज. हर एक अथॉरिटी को एक हक मिला हुआ है कि जो उनको पावर मिले हैं उनको लॉ में कन्वर्ट करने का. तो नेक्स्ट पॉइंट
फिफ्थ इज़ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म मीन्स होता है कि जो कोई भी स्टेट है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होता. ठीक है. स्टेट, a secular state is one in which the state does not officially promote any religion. किसी भी religion को promote नहीं करेगा. ठीक है. And we will read more about this in the following next chapter में हम secularism के बारे में separate पढ़ेंगे. नाउ इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए बनता है, लोगों के लिए बनता है. लोगों के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी कंट्री का बनता है वो पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए बनता है, उनके राइट्स को सेव करने के लिए बनता है. और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी कंट्री के लिए. ये किसी कंट्री की लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक कंट्री की आत्मा के इक्वल है. तो इसमें हमने रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ा है. ये पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो फुटबॉल है उसमें कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. लाइकवाइज जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. If you want to ask me something, then you can ask me in comment section and I will make a different video on the of fundamental right. ये मैं अलग से आपको different video में बताऊंगी, पूरा explain करूंगी. At this note, I am going to end this video. If you like the video, do comment, like